बड़े लोगों की क्लास पार्टी में तुम्हारा पहली बार होगा। हमारा तो रोज का है। छोटे लोग छोटी सोच। कम से कम इस गिफ्ट को तो ठीक से रात कर लेते। मौके का फायदा उठाऊं और जब सभी लोग दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट के साथ रखें। ये बॉक्स मैटर नहीं करता, इसके अंदर रखा सामान मैटर करता है। इतना महंगा गिफ्ट, वो भी इस फर्नीचर के पास। किसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आखिर क्या है इस गिफ्ट बॉक्स का रहस्य, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई? कौन है ये नक्श और क्या है इसकी कहानी? गरीब घर जमाई नक्श की रईसजादी पत्नी अनिका की दादी कल्याणी जावेरी का बर्थडे था। नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो ऐसा गिफ्ट लाएगा जिसे देखकर जावेरी फैमिली के होश उड़ जाएंगे। क्या है? नक्श उस बॉक्स को खोलकर अनिका को दिखाना चाहता था कि उसने अनिका की दादी कल्याणी के लिए क्या लिया है। उसे लग रहा था कि गिफ्ट देखकर वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाएगी। ये बॉक्स मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे गिफ्ट रैप करने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, ये बॉक्स मैटर नहीं करता है, इसके अंदर रखा सामान मैटर करता है। अनिका उस बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान अभी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। इस बॉक्स को भी खोलने की कोई जरूरत नहीं। मौके का फायदा उठाऊं और जब सभी लोग दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट के साथ रखें। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए। जैसा तुम बोलो। पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि सारी रिच फैमिलीज की नजर एक दूसरे के गिफ्ट्स पर होती है। सभी जानना चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है, किसका गिफ्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आया है या नहीं। पल्लवी, इन सभी तोहफों में जो लोगों ने कल्याणी को दिए, उसमें आज की रात का सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसमें कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एंशिएंट टाइम से अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा है। ये लड़की शुरू से ही सबसे आगे रही और आज भी सभी से आगे है। अनफॉर्चुनेटली भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार पूर्ण करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती। एक न एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन कल्याणी की सोच कहां से कहां पहुंच गई थी। कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसिबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपने की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए पल्लवी ने एक छोटी बच्ची की तरह बड़े प्यार से कहा, दादी, मुझे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पल्लवी की सीट नक्श के बाजू में थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो उसने नक्श को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। वो एक जेट पेंडेंट है, मुगल डायनेस्टी का।
पैलेस में रखने वाला आइटम? बहुत खूब। पल्लवी ने भी कभी नक्श पर ध्यान नहीं दिया या फिर कभी रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन अभी पल्लवी की क्यूरियोसिटी नक्श के प्रति अचानक से जाग उठी थी। तुम्हें कैसे पता कि वो मुगल डायनेस्टी का जेट पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है? थोड़ी बहुत। वैसे कितना खर्चा किया जेट पेंडेंट में? 1.5 करोड़। पल्लवी ने उस जेट पेंडेंट को अपने एक खास दोस्त की मदद से खरीदा था। और उसे ये जेट पेंडेंट 20 से 30 लाख रुपए सस्ते में मिला था, क्योंकि शुरू से ही पल्लवी ने अपने दोस्तों को बता दिया था कि वो अभी अर्न नहीं करती है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तुम्हारा भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज्यादा नहीं है। क्या 80 लाख? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने मेरे खास दोस्त की मदद से खरीदा है। वो तो कह रहा था कि इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख है। देखो, जेट पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है: लुक, लिसन और टेस्ट। अगर कोई जेट बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो सबसे बेस्ट जेट है। लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया है वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था, और उसका कलर भी ऑफ ग्रीन था और टेक्सचर भी अनवन था। उसे हम मीडियम क्वालिटी का समझ सकते हैं, लेकिन नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी, इसीलिए उसकी कीमत 70 लाख है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें डिस्काउंट भी देता तो भी उसे 30-40 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने तो सीधा 90 लाख का प्रॉफिट कमाया। तुम्हारा दोस्त। वो गाना सुना है, यार नहीं लूट लिया घर यार का? मुझे और कमेंट नहीं करना। नक्श जो कुछ भी कह रहा था, पल्लवी उसे सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने उसे चूना लगा दिया। यहाँ बदल जाए। रिहान आया है, उसे जल्दी से अंदर इनवाइट करो। रिहान के हाथ में कल्याणी को देने के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स भी था,
विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए गिफ्ट खरीदा। अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो आज उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ विहान कल्याणी के पास गया और हल्का सा झुकते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे दादी। दादी, आज आपका जन्मदिन है और मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई। भगवान करे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह हमारे साथ ऐसे ही खड़ी रहें हमेशा के लिए। एंड सॉरी दादी, काफी ट्रैफिक था इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया, पर उम्मीद करता हूँ आप इस वजह से मुझसे नाराज नहीं होंगी। कल्याणी जानती थी कि विहान को अनिका बहुत पसंद है। विहान को देखकर कल्याणी के दिल में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। अब जब आ ही गए हो तो कौन सा लेट और कैसा लेट। वैसे भी तुम अपने काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो, तुम कंसिडरेट भी हो, स्पेशली यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। दादी, आज मैं आपको सिर्फ यहाँ तोहफा देने के लिए नहीं आया, बल्कि आपके यहाँ से खूबसूरत तोहफा ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। कल्याणी ने घूरते हुए विहान को देखा और उसके बाद उनकी नजर अनिका पर जाकर टिक गई। वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती हुई नजरों से देखने लगे। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी, लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की औकात ऑलमोस्ट जीरो थी। तुम्हें भी पता है कि अनिका की शादी हो चुकी है और इस शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। क्या तुम्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ता? नहीं दादी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी मैं दिल से दादी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अनिका की खुशियों के बारे में सोचेंगे और मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। विहान को नक्श की वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे तो बस अनिका से मतलब था और वो आज उसे यहाँ से ले जाना चाह रहा था। उसी समय मुझे ये तो पता था कि तुम बहुत घटिया हो, लेकिन इस लेवल के घटिया हो कि मेरी बीवी तक पर तुम्हारी नजर है। शायद शर्म तुम्हारे घर पर कभी आई नहीं होगी। नक्श की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लो, अचानक से मैम्बो अंकल इस मैटर के बीच में घुस गए। लो, यही बाकी था कि तुम्हारी जबान देवेरी खानदान के बीच चले। अब लगता है कि तुम्हारे पर काटना जरूरी है। ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा उड़ो मत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना ही यूजलेस क्यों ना, लेकिन आपसे बेटर होगा। इसे इस बलशाली ग्रुप ने कचरे की तरह निकालकर अपने ऑफिस से बाहर फेंक दिया था। इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म है। बचपन से ही कल्याणी ने हर बार मैम्बो अंकल को सपोर्ट किया था।
और इस वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है, इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। यही वजह है कि उन्हें दूसरों के मामले में घुसना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो यही कर रहे थे। जवानी के दिनों से ही मैम्बो अंकल ने कॉलेज में खूब दंगे फसाद किए थे। यहाँ तक कि सूरत के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उनका अच्छा खासा उठना बैठा था, और अभी भी है। नक्श तो उनके सामने उड़न खटोला है, एक पंच में पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उसने मैम्बो अंकल से पंगा ले लिया था, और ये देखकर जावेरी खानदान के लोग फुसफुसाने लगे थे। हो गया कल्याण, आज की रात नक्श के लिए अच्छी जाने वाली नहीं है। बरोबर छे, इसका कोई हक नहीं बनता कि यह हमारे जावेरी खानदान के बीच में कुछ बोले। किसी ने भी मैम्बो अंकल को रोकने का इनिशिएटिव नहीं लिया। सभी नक्श को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। नक्श अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई ही नहीं दे रहा। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और निकलो यहाँ से। अनिका को भी नहीं पता था कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्न क्यों हो रही है। शायद इस वजह से भी उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था, और वो नक्श को मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। सारी ताकत मुझ पर ही आजमानी है। तू मेरे गुस्से और ताकत को नहीं जानता। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सभी इस सीन को गौर से देख रहे थे। जैसे ही मैम्बो अंकल ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। मुझसे बहुत लोग नफरत है ना। मेरी जिंदगी लेने का ख्याल बहुत बार आया हुआ दिमाग में कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूं तुम लोग में, जो खुद आया है तुम लोग की जिंदगी। मुझसे बहुत नफरत है ना, मुझसे घिन आती है। जब ये हाथ पड़ेगा ना तो बदबू आएगी। ये बोलकर नक्श ने मैम्बो अंकल की रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। सभी के कानों में सबसे पहले एक क्रिस्प साउंड सुनाई दी, और उसके बाद मैम्बो अंकल के मुंह से जैसी आवाजें निकली, जैसे मानो नक्श ने मुर्गे को हलाल कर दिया। ये बोलते हुए नक्श ने मैम्बो अंकल की छाती पर एक जोरदार मुक्का चढ़ा, और मैम्बो अंकल हवा में उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जा गिरे। मैम्बो अंकल दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हड्डी पसली एक हो गई। दर्द के मारे वो बस चिल्लाते जा रहे थे। तुम अपने आप का समझते क्या हो? आज कल्याणी जी का जन्मदिन है, खुशी का दिन है। तुम्हारी ये हिम्मत कि आज के दिन यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। सही कहा तुमने, तुम कीड़े मकोड़े हो इस परिवार के लिए। हमारा खाकर हम ही को नुकसान पहुँचा रहे हो। जानवर भी तुमसे ज्यादा वफादार होता है। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे मेरे परिवार ने इतने सालों से पाल कर बड़ा किया है। अगर तुझे भी लगता है कि इतना सब होने के बाद तो आराम से जी पाएगा, तो अब वो नहीं होगा। तूने सांप के बिल में हाथ डाला है। अगर मैंने तुझे आज जान से नहीं मारा
तो मेरा नाम भी नवीन जवेरी नहीं है। जहाँ सभी लोग नक्श को देख रहे थे, वहीं नक्श का ध्यान मैम्बो अंकल की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। अपनी जगह पर खड़ा रहकर वो तो चित्रा को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब चित्रा ने नोटिस किया कि नक्श लगातार उसे ही देख रहा है तो उसे बहुत डर लगने लगा था। अनिका और मेरी शादी को 10 साल हो गए। भले ही आपको मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, लेकिन हम दोनों के बीच फैमिलियल लव तो हो सकता है। आज नक्श के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नक्श पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि मैं दूसरे लोगों से कम्पीट नहीं कर पाया, इसलिए आपने और अनिका ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। इस थप्पड़ को मैं याद रखूंगा। आज से अभी से मैं आपके इस जावेरी खानदान को ठोकर मारता हूं। अरे छोटी जगह और आप जैसे छोटे लोगों के बीच में मैं कभी नहीं जाऊंगा, जिन्हें इंसान नहीं रुतबा और दौलत इंसानियत से बड़ा लगता है। और अगर कभी वापस बुलाने आए तो कल्याणी देवी को लेकर आना। जब तक वो मेरे पैरों में गिरकर सबकी गलतियों की माफी नहीं मांगती, तब तक मेरी जूते की नोक पे होगा। वहीं दूसरी तरफ नक्श की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नक्श जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अरे रोको इसे जाने मत दो। मैम्बो अंकल के आदेश का पालन किसी ने भी नहीं किया। कोई भी अपनी जगह से हिला तक। जावेरी खानदान में कौन नहीं चाहता था कि वो कचरा यहाँ से नहीं जाए। नक्श ने तो ये तक कह दिया कि अगर उसे वापस बुलाना चाहते हो तो कल्याणी को उसके पैरों में गिरना होगा। इस बात पर तो नक्श को बहुत मार पड़नी चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? रुको। जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने एक के बाद एक कई खाली स्कॉर्पियोज आकर रुकनी शुरू हो गई। शहर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में ये पार्टी हो रही थी, इसीलिए सभी इस फिल्मी नजारे को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते सभी गाड़ियों से उतर के पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगे। शुक्र है कि आप जल्दी आ गए। बोल लो भाई, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? इरफान भाई, यही है वो कचरा। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था। जी हाँ, गलत काम हो गए। जावेरी खानदान में कोई दूध का धुला नहीं था। ज्यादातर सभी इरफान भाई को जानते थे, सिर्फ नाम से। देख पहली बार रहे थे और उन्हें देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। नवीन मामू का जवाब नहीं। क्या बात है, इन्होंने इरफान भाई को बुला लिया। मैम्बो अंकल के भांजे को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। नक्श भागो, नक्श भागो। अचानक से सीन आशिकाना से कातिलाना हो गया। अनिका ने भी इरफान भाई का नाम पहले से सुना था। अगर नक्श को हाथ में लग गया तो फिर तो नक्श का कल्याण हो जाएगा। मार मार के नक्श का खाता बना देंगे, शायद वो बचेगा ही नहीं। अनिका की सारी बातें चल रही थी। नक्श अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लिया तो तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़कर नक्श को वहां
वहाँ से ले जाना चाहती है। ये तुम क्या करे हो? क्या तुम पागल हो गए? सामने इरफान भाई है, मेरे लिए कुछ नहीं देखते, तुमको चाकू चलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इरफान भाई को प्रोवोक करे। इरफान भाई वाकई में काफी रुखलेस इंसान थे, तानाशाही खाते थे। भाई क्यों मेरे हाथों खून कराना चाहते हो अपना? मुझे मारना पसंद ही नहीं है, बल्कि बहुत पसंद है। मेरे दोस्त नवीन के नाम आज एक बार सही किसी का जन्मदिन आज यहाँ परम दिन होगा। क्यों अपनी मौत को दावत दिया? अब हो जाएंगे छोटे 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 टुकड़े। जब मैंने अंकल ने इरफान भाई के मुंह से इन शब्दों को सुना तो प्राउड नक्श के सामने जाकर खड़े हो गए और नक्श को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख ले बेटा, कौन बड़ा है, तू या मैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ रही थी, जैसे मैंने उन्हें पूरा भरोसा था कि आज तो उनके नाम का परचम लहरा के रहेगा। उस समय मैंने अंकल ने इरफान भाई को ही कॉल किया जब चित्रा और नक्श के बीच की किताब में सोए थे। और देखिए उनके एक कॉल से इरफान भाई इतने सारे लोगों के साथ नक्श को मारने पहुंच गए थे। वैसे इतने सारे लोगों को लाने की क्या जरूरत थी इस नक्श के लिए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो वो लोग काफी होते, लेकिन शायद मैम अंकल ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला होगा। वैसे भी उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है। सभी लोग नक्श की ओर देख रहे थे और मन ही मन सोच के बैठे थे कि आज तो उसकी अर्थी यहीं से उठेगी। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि जावेरी खानदान का सबसे लाडला इंसान नवीन जावेरी सूरत के गुंडे को कैसे जानता है। अब जावेरी खानदान को अपनी इमेज की परवाह नहीं। इरफान! जब मैमो अंकल कॉलेज में थी तब किसी कांड की वजह से उनकी मुलाकात इरफान भाई से हुई थी और उस दिन इरफान भाई